Hello everyone. Part 3 of how to crack GS section for PSSSB clerk, labor inspector, senior assistant, पंजाब पुलिस एग्जामिनेशंस या फिर पंजाब पटवारी, इसी प्रॉब्लम का सलूशन लेके आई है ज्ञानम अमृतसर की टीम, जिसका पार्ट 3 आज हम डिस्कस करवाएंगे। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को अभी तक नहीं देखा तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे लास्ट मिनट रिवीजन करने के लिए जीएस सेक्शन में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जीएस अपने आप में बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड करता है, तो ये सीरीज आपको हेल्प करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डिस्कस करवाए जाएंगे जो जीएस में आपको आने चाहिए, उनके डिटेल सोल्यूशन के साथ उसको डिस्कस कराया जाएगा और कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं। The sixth schedule of Indian Constitution deals with the administration and control of scheduled areas and scheduled tribes in the 4 states of। तो जैसे कि आपको पता है कि जब हम पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें शेड्यूल्स आपको जरूर आने चाहिए। जब हमें हमारा संविधान जब अडॉप्ट हुआ था तो उसमें 8 शेड्यूल्स थे। अमेंडमेंट्स के साथ आज की डेट में हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं। ये 6th शेड्यूल की बात कर रहे हैं और उसमें आपको याद रखना है 4 स्टेट्स की एडमिनिस्ट्रेशन जो है शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सेपरेट कर दी गई थी। नॉर्थ ईस्टर्न जगहें हैं ये, और वो जगहें हैं असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। तो आपको पता होना चाहिए AMMT ऐसे याद कर सकते हो आप। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपकी 4 स्टेट्स हैं। तो ये आपका आंसर है बी इसके अंदर, जिसमें 4 स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम इंक्लूडेड है। AMMT के तौर पे भी आप इसको याद कर सकते हैं। जब हम अपना डिटेल पॉलिटी लेक्चर लगाते हैं तो उसमें हम डिस्कस करवाते हैं इसको कैसे याद करना है। तो ये आपका जो है AMMT है। नेक्स्ट, ये सारे शेड्यूल्स, अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन। 12 शेड्यूल्स हमारे संविधान में दिए हुए हैं और 12 के 12 शेड्यूल्स जो हैं वो आपको आने चाहिए। उसमें क्या दिया हुआ है वो भी आपको आना चाहिए। 8 शेड्यूल्स तो तभी ऐड कर दिए गए थे जब संविधान अडॉप्ट किया गया था, तो 8 शेड्यूल्स के साथ ही हुआ था। और बाकी के जो 4 शेड्यूल्स हैं उसकी अमेंडमेंट और अमेंडमेंट का साल भी आपको आना चाहिए। जैसे कि 9th शेड्यूल जो है वो फर्स्ट अमेंडमेंट के साथ ही ऐड कर दिया गया, एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में। इसमें वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स हुआ, अबॉलिशन करी कुछ एक्ट्स की, जैसे कि जमींदारी सिस्टम वगैरह को अबॉलिश किया उन्होंने। इसके अलावा 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1985 में ये लॉ आया और 52nd अमेंडमेंट के साथ इसको ऐड किया गया था। अमेंडमेंट होता है बदलाव, चेंजेस के साथ संविधान में कुछ चेंज किया गया। 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल वेरी इजी। 11th शेड्यूल के अंदर पंचायती सिस्टम एंड 12th शेड्यूल के अंदर म्युनिसिपैलिटीज को इंट्रोड्यूस किया गया। दोनों एक ही साल में किए गए, 1992। 73rd एंड 74th यानी कंसेक्यूटिव इनकी अमेंडमेंट्स का जो नंबर है तो आपने ध्यान रखना है। फर्स्ट अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के साथ शेड्यूल्स 4 ऐड किए गए। बाकी भी आपको शेड्यूल्स की ये लिस्ट जरूर आनी चाहिए फॉर द एग्जामिनेशन। इजी क्वेश्चन कहेंगे अगर ये आएगा एग्जाम में तो। नेक्स्ट देखते हैं, विंबलडन इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट। विंबलडन जो है बहुत ही फेमस है, टेनिस के साथ ये जुड़ा हुआ जो है ये अवार्ड होता है। विंबलडन कप एक तरह से ग्रैंड स्लैम्स होते हैं जिसमें एक विंबलडन है। तो आपको पता होना चाहिए 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं जिसमें एक विंबलडन है, वेरी वेरी फेमस। कौन जीता ये भी आपको अंदाजा होना चाहिए। 2024 के ये ग्रैंड स्लैम्स खास करके 4 कौन से इसमें विनर्स रहे ये आपको अंदाजा रहना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, जेनिक सिनर इसके अंदर जो है विजेता रहे। फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्कराज इसमें विजेता रहे। विंबलडन के अंदर भी सेम पर्सन कार्लोस अल्कराज एंड US ओपन के अंदर जेनिक सिनर। तो जेनिक सिनर 2 में रहे और 2 में रहे कार्लोस, ध्यान रखें इसका। कथक इज द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो अगर आपको याद होगा हमारी पहली सीरीज पार्ट 1 के अंदर भी मैंने आपको एक क्लासिकल डांसेस के बारे में बताया होगा, और क्लासिकल डांसेस के बारे में क्वेश्चन आपको आते हैं काफी एग्जाम के, तो आपको पता होना चाहिए कथक जो है यूपी का जो है ओरिजिन इसका माना जाता है। और इसी के साथ साथ आपको 8 to 9 आपके क्लासिकल डांसेस की ओरिजिन जरूर पता होना चाहिए। छौ जो है उसको कई बार क्लासिकल डांस कह दिया जाता है, कई बार छौ को फोक डांस भी कह दिया जाता है, लेकिन हाँ 8 तो पक्का आपके क्लासिकल डांसेस हैं। जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु ओरिजिन है उसका, कथक यूपी, कथकली एंड मोहिनातम केरला, दोनों ही केरला के ओरिजिन। उड़ीसी जैसा नाम बताता है उड़ीसा का, मणिपुरी जैसा नाम बताता है मणिपुर का, कुचिपुड़ी ये भी क्वेश्चन आता है बिकॉज पता नहीं लगता नाम से, तो आंध्र प्रदेश का ओरिजिन है। सातरिया जो है वो भी आता है क्वेश्चन, असम का ओरिजिन है। तो इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल डांसेस आपको जरूर याद रखने हैं। 8 to 9 क्लासिकल डांसेस कह सकते हैं। फॉर रेस्पिरेशन इन डीप सी डाइवर्स
यूज मिक्सचर ऑफ, ध्यान रखें इसका क्वेश्चन ये बहुत बार आता है, ये आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन समझ सकते हैं या फिर आप इसको ज्योग्राफी का क्वेश्चन, एनवायरमेंटल का क्वेश्चन भी समझ सकते हैं। वो कह रहे हैं डीप सी डाइवर्स कौन सी गैस और मिक्सिंग करते हैं विद ऑक्सीजन। तो एक तो ऑक्सीजन होनी चाहिए उसके अंदर, डेफिनेटली ऑक्सीजन सभी में है, तो इसमें आंसर आप नहीं ढूंढ पाएंगे। आपको याद रखना है ऑक्सीजन सिलेंडर्स आपके जो होते हैं उसमें हीलियम गैस की बेसिकली मिक्सिंग होती है, तो हीलियम के साथ कॉम्बिनेशन आप चेक कर लें, हीलियम और साथ ही में एक नाइट्रोजन बहुत ज्यादा कंपोनेंट होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो नाइट्रोजन। यहाँ पे मेजरली आपका आंसर आएगा ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन। वैसे बेहतर आंसर इसमें रहता है हीलियम की मिक्सिंग की जाती है इन द ऑक्सीजन सिलेंडर्स, जो कि डीप सी डाइवर्स भी इस्तेमाल करते हैं या फिर हॉस्पिटल्स में भी इस्तेमाल हो सकता है, तो हीलियम का इस्तेमाल वहां पे होता है। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड। तो ये आपका रिसेंटली एक रेलवे स्टेशन है जो वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट माना गया है, दैट इज हुबली। हुबली का रेलवे स्टेशन जो है, जो कर्नाटक में स्थित जगह है, वहां का रेलवे स्टेशन लॉन्गेस्ट माना गया है, इंडिया का नहीं वर्ल्ड का। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन, तो ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉन्गेस्ट इंडिया की बात करेंगे तो गोरखपुर जंक्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में क्या इनकरेक्ट है। राज्यसभा जैसे आप जानते हैं इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ द कंट्री भी कहा जाता है। तो देखते हैं, द राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। दिस इज करेक्ट, 1/3 इसके मेंबर्स एवरी 2 years के अंदर रिटायर होते हैं। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। The Rajya Sabha is not subject to dissolution. This is very important. Rajya Sabha is a permanent house. वो कोई भी डिसॉल्व नहीं कर सकेगा। और इसका क्वेश्चन भी आपको आता है, वो कई बार ऑप्शंस भी आपको दे देते हैं कि क्या राज्यसभा को प्राइम मिनिस्टर डिसॉल्व कर सकते हैं, क्या प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकते हैं, क्या पार्लियामेंट डिसॉल्व कर सकते हैं, और एक ऑप्शन होता है नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव इसमें आंसर रहता है क्योंकि इट इज अ परमानेंट हाउस। द वाइस प्रेसिडेंट इज एन एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। दिस इज करेक्ट। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की तरह वर्क करते हैं। बिल्कुल सही है। अब ए ऑप्शन में एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं इन द राज्यसभा। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, बट जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट द प्राइम मिनिस्टर। तो इसलिए ये वाली ऑप्शन आपके आंसर में आएगी। दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। व्हाई? बिकॉज प्रेसिडेंट नॉमिनेट दोज 12 मेंबर्स। वो 12 मेंबर जो है वो सीट ऑफ एक्सीलेंस से जो है सिलेक्ट किए जाते हैं, मतलब अपनी अपनी कैटेगरी में वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं। कोई आर्ट एंड कल्चर से बहुत अच्छा पर्सन होता है, कोई स्पोर्ट्स का बहुत बेहतरीन प्लेयर होता है, उन सबको नॉमिनेट किया जाता है। अमीर खुसरो वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक राजा भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अमीर खुसरो जिनके कोर्ट में थे, उनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अगर आप दिल्ली सल्तनत जब भी पढ़ेंगे तो दिल्ली सल्तनत में से मैक्सिमम क्वेश्चन जो ओरिजिनेट होते हैं इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो अलाउद्दीन खिलजी से होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो हैं उनके कोर्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग थे, बहुत इंपॉर्टेंट जनरल्स इन्होंने रखे हुए थे, जैसे मलिक कफूर का नाम भी काफी बार सुनेंगे आप जफर खान का नाम भी सुनेंगे। बहुत सारे जनरल्स थे, इन्होंने इनको सिकंदरे जो सैनी भी कहा जाता था, यानी सेकंड सिकंदर, सेकंड अलेक्जेंडर का खिताब इनको मिला हुआ था इन दिल्ली सल्तनत में। वन ऑफ द जो है सबसे इंपॉर्टेंट राजा जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, और अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में ही थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है उनको पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे इनका है पैरट ऑफ इंडिया, तोताए हिंद या फिर वॉइस ऑफ इंडिया भी इन्हीं को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी की डायनेस्टी से इन्होंने, या वहां उस राजा के वहां से इनका स्टार्ट हुआ था इनका टेन्योर। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था एन सिकंदरी। इसमें इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के कुछ मार्केट रिफॉर्म्स वगैरह के बारे में वहां डिस्कस किया हुआ है। तो अलाउद्दीन खिलजी ऐसे भी राजा थे जिन्होंने मार्केट रेगुलेशंस भी करी थी दिल्ली सल्तनत के समय पे। इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following straits connect Mediterranean Sea to the Atlantic Sea? ध्यान रखें, स्ट्रेट की बात कर रहे हैं, जो मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक सी को जोड़ेगा वो है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। ध्यान रखें इसको, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक सी को जोड़ता हुआ स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। इसी के साथ साथ एक और स्ट्रेट का क्वेश्चन भी काफी बार आपको आता है। एशिया को नॉर्थ अमेरिका से, दिस इज एशिया और नॉर्थ अमेरिका को आपस में सेपरेट करता हुआ भी एक स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो ये भी क्वेश्चन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे,
द रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन। तो ये हमारे पॉलिटी लेक्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम डिस्कस करवाते हैं इन डिटेल में, लेकिन यहाँ पे हम आपको मैं बता सकती हूँ, यहाँ आंसर भी आपको मेंशन है राज्यसभा ओनली, करेक्ट आंसर है बिल्कुल। बिकॉज हमें पता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन जो होते हैं वो राज्यसभा के ही होते हैं, तो एज अ चेयर रेगुलर वर्क जो उनका रहता है वो राज्यसभा का ही रहता है, तो उनका रिमूवल की स्टार्टिंग प्रोसीडिंग जो है वो राज्यसभा से ही ओरिजिनेट हो सकती है, लोकसभा से नहीं हो सकती, जॉइंट में भी नहीं होती, तो राज्यसभा ही वहां से ही स्टार्ट हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे? तो यहाँ पे आपको आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट, दिस इज द आंसर फॉर थीम जो वर्ल्ड एड्स डे का थीम इस साल का 2024 का रहा है, टेक द राइट पाथ। इतना ही याद कर ले, बाकी आपका आंसर अपने आप बन जाएगा, टेक द राइट पाथ। वर्ल्ड एड्स डे बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है जो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जिनको टाइम एंड अगेन बार बार पूछा जाता है इन द एग्जामिनेशन, उसमें वर्ल्ड एड्स डे भी है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे भी, उसके ऊपर भी क्वेश्चन काफी बार आता है, नेशनल साइंस डे पे भी क्वेश्चन काफी बार आपको देखने को मिलता है, ह्यूमन राइट्स डे पे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ये कुछ डेज हैं जिसमें क्वेश्चन काफी बार आता है, रेड क्रॉस डे क्वेश्चन काफी बार देखने को मिलता है, तो ये क्वेश्चन ये डेज का आपको डेट पता होनी चाहिए कौन से डे को मनाते हैं। नेक्स्ट, तो वर्ल्ड एड्स डे के बारे में जिक्र है, ऑन दिसंबर 1 ये मनाया जाता है, इस साल का थीम है टेक द राइट पाथ, टेक द राइट पाथ, ओके, तो याद रखें आप। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट विच प्लेस? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर का पूछा है, तो यहाँ पे जिनीवा आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। ये भी आपको कुछ कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स आपको जरूर पता होने चाहिए, उसका क्वेश्चन काफी बार बनता है। जिनीवा बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, तो जिनीवा का एटलीस्ट हम आज के लेक्चर में जिनीवा को टेकअप करके जिनीवा एटलीस्ट देख लेते हैं कौन सी और जगहों का है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जिनीवा में है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी ही जितनी मैंने ऑर्गेनाइजेशंस बताई हैं सभी का जो हेडक्वार्टर है जिनीवा के अंदर है, जिसमें मैंने हाईलाइट कर दिया है वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है एग्जाम परस्पेक्टिव से, जैसे कि WHO वेरी इंपॉर्टेंट, ILO वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी की हेडक्वार्टर्स जिनीवा में से वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको ज्यादा बार WTO का आता है, UNC टैड का आता है, WHO का आता है और ILO का आता है, जो एग्जाम में ज्यादा देखे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और उसके हेडक्वार्टर्स एटलीस्ट आपको आने चाहिए, जैसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग होती है ये ऑर्गेनाइजेशन, कई बार ये भी क्वेश्चन आया था ये ऑर्गेनाइजेशन किसके प्रति है, तो चिल्ड्रंस के प्रति यूनिसेफ है, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में। FAO ये फूड है, इसका हेडक्वार्टर भी बहुत बार एग्जाम में आया है, रोम में स्थित है, इटली के अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट, ILO ये तो हम बात अभी कर चुके हैं, जिनीवा के अंदर है इसका। IMF वॉशिंगटन में, वर्ल्ड बैंक भी वॉशिंगटन में, ये फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक तो आप जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बोथ ऑर्गेनाइजेशंस, और इनका दोनों का वॉशिंगटन US के अंदर जो है इनका हेडक्वार्टर है। यूनेस्को जो है उनका कल्चरल बेसिस के ऊपर होता है, ये पेरिस फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनके हेडक्वार्टर्स एटलीस्ट हेडक्वार्टर्स आपको पता होने चाहिए, प्लस मेजर वो क्या चीज केटर करती हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस, उसकी डिटेल यहाँ पे इसमें दी है, वो भी आपको पता। जैसे यूनेस्को, आपने रिसेंटली सुना होगा यूनेस्को ने इंडिया की 2 सिटीज को जो है एक स्पेशल खिताब दिया, सिटी ऑफ म्यूजिक एंड सिटी ऑफ लिटरेचर, वो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, वो भी यूनेस्को ने दिया, कल्चरल चीजों को वो प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, रिवर ऑल्सो नोन एज सॉरो ऑफ चाइना और येलो रिवर, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सॉरो ऑफ, अगर किसी रिवर को सॉरो ऑफ चाइना या सॉरो ऑफ किसी जगह का कहा जाए तो रिवर के परस्पेक्टिव से इसलिए कहा जाता है बिकॉज वो रिवर जो है कहीं ना कहीं फ्लड्स जो है उसने कॉज किए हैं और डेथ एंड डिस्ट्रक्शन हुई है उसकी वजह से। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर है आपका चाइना की बात करें, हवांग को आंसर है, उसको येलो रिवर या फिर सॉरो ऑफ चाइना भी कह दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो सौरो ऑफ, उसी प्रकार से इंडिया में भी 2 नदियां ऐसी हैं जिसके क्वेश्चन बनते हैं सौरो के तौर पे, तो सौरो ऑफ बंगाल दैट इज दामोदर, सौरो ऑफ बंगाल दामोदर, एंड सौरो ऑफ बिहार दैट इज कोसी रिवर, इनके ऊपर क्वेश्चंस आपको कभी कभी बनते हैं। तो जैसे हमने चाइना के किया वैसे इंडिया के रिवर्स का भी आपको अंदाजा रहना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, The salary of the judge of high court are charged from which among the following? Salary of the judge of high court की बात कर रहे हैं वो,
तो हाई कोर्ट अगर हम बड़ा बड़ा जानते हैं तो हाई कोर्ट कहीं ना कहीं स्टेट मैटर के अंदर आता है। 3 प्रकार के हमारे फंड्स होते हैं, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड, एक होता है कंटीजेंसी फंड और एक होता है पब्लिक अकाउंट फंड। इसकी डिटेल्स तो पॉलिटी के अंदर हम ज्यादा बेहतर करते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा हम ये, क्योंकि ऑप्शंस में आपके कंटीजेंसी और कंसोलिडेटेड दिख रहा है, तो बड़ा बड़ा अंतर हम जान सकते हैं। कंसोलिडेटेड फंड रेगुलर फंड होता है, तो देखा जाए सैलरी की बात हो रही है तो कंटीजेंसी फंड ऐसा फंड है जो इमरजेंसी फंड होता है, तो कंटीजेंसी फंड तो नहीं है, सैलरी तो रेगुलर मैटर है, तो आना वो कंसोलिडेटेड फंड में चाहिए। अब कंसोलिडेटेड फंड में 2 ऑप्शंस आपके पास हैं, या तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जा रही है उनकी सैलरी, या फिर स्टेट से जा रही है। तो यहाँ पे आपका आंसर है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी ड्रॉ होती है, ध्यान रखें इसका, ठीक है जी। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से उनकी सैलरी तो ड्रॉ होती है, लेकिन अगर पेंशन जब ड्रॉ होगी तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सैलरी, रेगुलर सैलरी विल बी ड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, और पेंशन जब वो रिटायर हो जाएंगे और पेंशन उनकी लगेगी तो दैट विल बी ड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The Kachin Hills make a boundary between India and which of the following neighbors? तो यहाँ पे आपका आंसर है काचिन हिल्स जो है वो म्यांमार के साथ हम बॉर्डर जहां शेयर करते हैं वहां पे एग्जिस्ट करती हैं। काचिन हिल वहां पे हैं जहां अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की बाउंड्री स्टार्ट होती है, आगे जाके वहीं पे ये देखें जरा, काचिन हिल्स यहाँ पे है, यहाँ पे इंडिया की ये अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री लग रही है, दूसरी साइड से वो यूनान चाइना वगैरह की बाउंड्रियां भी लग रही हैं, तो काचिन हिल्स यहाँ पे है म्यांमार के। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। एलपीजी इज हाइड्रोकार्बन कंसिस्टिंग ऑफ अ मिक्सचर ऑफ, बहुत बार क्वेश्चन आता है, एलपीजी हम रेगुलर तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कई बार लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कह दिया जाता है। इसके अंदर हायर चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है, तो हायर चेन्स की अगर मैं बात करूं तो मिथेन तो लोअर चेन में आता है, पहला सी एक ही होता है उसके अंदर, और यहाँ पे हायर चेन में इथेन में 2 ही सी होते हैं, तो हायर चेन्स में यही आ रहा है, यहाँ पे प्रोपेन एंड ब्यूटेन का मिक्सचर होता है एलपीजी के अंदर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे। तो एलपीजी जो गैस आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए। इसके अंदर कौन सी, ये बेसिकली हम हीटिंग कुकिंग वगैरह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं घर पे, ऑटोमोटिव जो है अप्लायंसेस वहां पे भी हम इस्तेमाल करते हैं इस चीज। आगे देखेंगे। नेशनल वोटर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, नेशनल वोटर्स डे ध्यान रखें आप, इंपॉर्टेंट है, ये भी कुछ डेज ऐसे हैं जिसमें से इंपॉर्टेंट है, जैसे रिपब्लिक डे से एक दिन पहले इसको मनाया जाता है, दैट इज 25 ऑफ जनवरी। रिपब्लिक डे ध्यान रखें, जब भी आपने वोटिंग करनी है तो हमें कहीं ना कहीं रिपब्लिक तो होना है तभी हम वोटिंग करेंगे, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। आपको 24 जनवरी भी याद करना है, 24 जनवरी को हमारा नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट हुआ था, एंड 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे के तौर पे बनाया जाता है। 26 को तो हमें पता है कि हम रिपब्लिक डे के तौर पे बनाते हैं। तीनों दिन इंपॉर्टेंट है, तीनों दिन के क्वेश्चन आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यूजिंग गिवन बिलो, तो क्रोनोलॉजिकल मतलब आपको सही क्रम के साथ जो पहले हुआ है इवेंट उसको पहले ऑर्गेनाइज करना है, जो सेकंड हुआ है वैसे वैसे करके आपने इसको ऑर्गेनाइज करना है, ये कहना चाहता है क्वेश्चन। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये हिस्ट्री का पार्ट है, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो 1920 में हुआ है। ठीक है जी। फ्लैग सत्याग्रह इंपॉर्टेंट, हमारे देश का फ्लैग लहराने से हमें मना करा जाता था, तो हमारे ये एक मूवमेंट उसके अगेंस्ट हुई थी 1923 में। पहले तो एक और इसमें लीडर थे, रीजनल लीडर, उन्होंने इनको जमुना लाल जी थे, उन्होंने इनको किया हेड, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल ने इसको हेड किया फ्लैग सत्याग्रह को। चंपारण सत्याग्रह जो है वो गांधी का इंडिया में आने के बाद पहला सत्याग्रह मूवमेंट थी, 1917 की बात है, इंडिगो रिवोल्ट भी कहा जाता है। एंड सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट मार्च तो हम सब जानते ही हैं, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस यहाँ पे जो है वो की गई। ठीक है, और सॉल्ट सत्याग्रह यहाँ पे किया गया। तो अब आप इसको क्रोनोलॉजिकली लगा सकते हैं। सबसे पहले आना चाहिए 3, उसके बाद आना चाहिए 1, उसके बाद आना चाहिए 2, उसके बाद आना चाहिए 4। 3 1 2 4 ये आपका आंसर बनना चाहिए इसमें, 3 1 2 4। ये जो मूवमेंट्स मैं बात कर रही हूँ इसकी कुछ डिटेल्स मैंने यहाँ पे दी हुई हैं। नॉन कोऑपरेशन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मूवमेंट जो ऑल इंडिया चली, और वेरी इंपॉर्टेंट जो है एक समय पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हो गई थी, ये रोकी गई विद चौरी चौरा इंसिडेंट जब हुआ, उसके बाद इसको रोकना पड़ा, विड्रॉ करना पड़ा। ये मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही थी अपने समय पे, खिलाफत मूवमेंट के साथ ये भी नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत हैंड इन हैंड चल रहे थे, वेरी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अपने समय की। फ्लैग सत्याग्रह, ये फ्लैग होस्ट नहीं करने दिया जा रहा था इंडियंस को, उसके अगेंस्ट ये एक सत्याग्रह हुआ था। चंपारण जो है इंडिगो रिवोल्ट था, इंडिगो ग्रो नहीं करना चाहते थे इंडियंस, और तिनकाथिया सिस्टम उस टाइम पे लागू कर दिया। तिनकाथिया मतलब
3/20th लैंड जो है वो डेफिनेटली इंडिगो ग्रो करेंगे लोग, ये ऐसा रूल उन्होंने लागू कर दिया था। सॉल्ट सत्याग्रह जो है ये 11 पॉइंट्स रखे थे गांधी जी ने अपने कि अगर आप नहीं मानेंगे, उससे पहले हमने बहुत सारे उनको अल्टीमेटम्स दिए, नेहरू रिपोर्ट भी आई, वो भी फॉलो नहीं की गई, हमने पूर्ण स्वराज भी मांग लिया, वो भी उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करी की ब्रिटिशर्स ने। उसके बाद 11 पॉइंट्स गांधी जी ने रखे, उसके ऊपर भी जब उन्होंने कोई बातचीत नहीं की ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के साथ, तो उसके बाद सॉल्ट मार्च जो है सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट हो गई इंडिया में, 1930 की बात है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे दांडी में पहला सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस हुआ अपने समय पे। ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे। हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन इलेक्ट करता है? तो इलेक्टेड मेंबर्स, ध्यान रखें इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं इसको, और कौन प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करता है तो आप वैसे ही आपको आना चाहिए। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है जी, तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड ड्यूटीज, ये लोग मिलकर प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करें। इसका मतलब है लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा में से 12 मेंबर्स नहीं पार्टिसिपेट करेंगे जो नॉमिनेटेड होते हैं, इसके अलावा सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा पार्टिसिपेट करेगी, विधान परिषद इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। तो ये आपका आंसर 1 आना चाहिए इसके अंदर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट रूलर टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस एक इंपॉर्टेंट अलायंस था जिसके थ्रू ब्रिटिशर्स ने काफी एक्सपैंड किया। इसको वेलेस्ली नाम के उनके गवर्नर जनरल थे, उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपैंड कराया सब्सिडरी अलायंस को, और पहला पर्सन जिन्होंने एक्सेप्ट किया वो निजाम ऑफ हैदराबाद, जिन्होंने एक फॉर्मलाइज्ड रूप से सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया। इसमें कहीं ना कहीं उस रीजनल रूलर जो होते थे उनकी पावर्स जो है सॉवरेनिटी, यानी कि उनको डिस्कशन करनी पड़ती थी हर मामले में ब्रिटिशर्स के साथ, तो उनकी एक तरह से सॉवरेनिटी यानी कि खुद फैसले करने की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती थी। ये सब्सिडरी अलायंस होता था। सब्सिडरी अलायंस को बहुत ज्यादा फेमस करने वाले इंडिया में वेलेस्ली हैं। वेलेस्ली गवर्नर जनरल, ब्रिटिशर के गवर्नर जनरल थे। तो सब्सिडरी अलायंस का क्वेश्चन आता है तो काफी बार गवर्नर जनरल का पूछा जाता है, वेलेस्ली हैं उसके। ठीक है जी, और निजाम ऑफ हैदराबाद फर्स्ट पर्सन। ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पांस टू क्विट इंडिया मूवमेंट। एक उन्होंने हमें एक प्रपोजल दिया था, दैट वाज क्रिप्स प्रपोजल। क्रिप्स प्रपोजल का फेलियर एक्चुअल में क्विट इंडिया मूवमेंट की इंट्रोडक्शन करेगा। तभी कभी आ गया क्वेश्चन कि क्रिप्स प्रपोजल कब दिया गया? 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1942। तो 1942 क्रिप्स मिशन का फेलियर क्विट इंडिया मूवमेंट की इंट्रोडक्शन करेगा। तो यहाँ पे क्रिप्स प्रपोजल का आंसर होना चाहिए। Which country's military contingent participated in the Indian Republic Day parade in 2024? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने पार्टिसिपेट किया? तो फ्रांस ने पार्टिसिपेट किया इन 2024 हमारी रिपब्लिक डे परेड के अंदर, उनकी कंटिजेंट में। ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे। पिंगले वेंके इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब जानते भी होंगे आप में से। इंडियन नेशनल फ्लैग जो है हमारा, ट्राई कलर फ्लैग विद धर्म चक्र, ये डिजाइन जो किया गया था वो पिंगलिया वेंके के द्वारा डिजाइन किया गया था, जो आंध्र प्रदेश के एक फ्रीडम फाइटर, हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने डिजाइन किया है। तो पिंगलिया वेंकैया जी जो है उन्होंने डिजाइन किया है। ही बिलोंग टू आंध्र प्रदेश एंड वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रीडम फाइटर अपने समय के। उन्होंने हमारा नेशनल फ्लैग जो है वो डिजाइन किया है। जो हमने अडॉप्ट कब किया, इसका क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो हमने आजादी से जस्ट थोड़ा सा पहले हमने उसको अडॉप्ट किया है, 22 जुलाई 1947। इंडिपेंडेंस डे जब हमारा बनाना था हमने, तो हमने ऐसा सोचा होगा कि हमने इंडिपेंडेंस डे अपने फ्लैग तो होस्ट करेंगे, तो हमारा फ्लैग का डिजाइन पक्का होना चाहिए। तो हमने 22 जुलाई 1947 को इसको अडॉप्ट करा हमने, जो एट प्रेजेंट आपको नेशनल फ्लैग दिखता है। Next, consider the following statement. GST was passed as 101 Amendment Act. It came into force on 1st July 2017. ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जीएसटी हमने अगर अमेंडमेंट्स की हम बात करते होते हैं अपनी पॉलिटी लेक्चर में, और अमेंडमेंट्स की जब बात करते हैं 101वीं अमेंडमेंट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, जीएसटी उस टाइम पे लागू हुआ है और 2017 से वो लागू हो गया, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। जर्मनी इज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीएसटी, ये यहाँ पे गलत है। एक्चुअल में फ्रांस पहली कंट्री है जो इंट्रोड्यूस करेगी जीएसटी को। नेक्स्ट देखते हैं, अमिताभ बच्चन इज द ब्रांड एम्बेसडर टू प्रमोट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये करेक्ट है, अमिताभ बच्चन जी ने जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बने। यहाँ पे आपकी ऑप्शन वो पूछ रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग, एंड करेक्ट ऑप्शंस आर 1 and 3 आर करेक्ट एंड 2 इज रॉन्ग। 1 and 3 आर करेक्ट, इसके अंदर 2 गलत है, क्योंकि फ्रांस जो है वो पहली कंट्री थी जिसने इंट्रोड्यूस किया था जीएसटी को। When the Reserve Bank of India announces an increase on cash reserve ratio, what does it mean?
तो हम अपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर में डिस्कस करवाते हैं, कुछ रेट्स हमने याद करने होते हैं, जिसमें सीआरआर भी हमने याद करना होता है। एट प्रेजेंट सीआरआर 4.5% है। एसएलआर भी याद करना होता है, रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट, एसटीएफ, ये सारे रेट्स, बैंक रेट, एमएसएफ रेट्स, ये सारे हमने याद करने होते हैं। एट प्रेजेंट सीआरआर की बात करें तो सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो यहाँ लिखा भी हुआ है, ये मैं ऐसे याद करवाती हूँ, ये ऐसा पैसा है जो रिजर्व बैंक के पास कुछ रखवा दिया जाता है और कभी भी सर्कुलेशन में नहीं आता। अगर ये पैसा कभी सर्कुलेशन में नहीं आएगा तो फिर मनी की जो सप्लाई है वो रिड्यूस करने में ये हेल्प करेगा, बिकॉज ये पैसा बाउंड कर देना है। उन्होंने कहा है कि अगर हम इंक्रीज कर दें सीआरआर को तो इसका इफेक्ट क्या होगा, तो देखते हैं उसका। द कमर्शियल बैंक विल हैव मोर मनी टू लेंड। नो, क्योंकि अगर इंक्रीज कर दिया सीआरआर तो पैसा उनके पास ज्यादा रखवाना पड़ेगा सेंट्रल बैंक के पास, और कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा रह जाएगा, तो ये गलत है, उसके पास ज्यादा पैसा नहीं रहेगा लेंड करने के लिए। नेक्स्ट, द कमर्शियल बैंक विल हैव लेस मनी टू लेंड, ये करेक्ट है, उसके पास लेस मनी रह जाएगी, क्योंकि अगर 4.5% की बात करें, एट प्रेजेंट 4.5% उसको ब्लॉक करना पड़ता है विद द रिजर्व बैंक। अगर ये बढ़ गई परसेंटेज 5% हो गई तो उसको 5% जो पैसा है ब्लॉक करना पड़ेगा, और वो मनी कभी सर्कुलेशन में नहीं आएगी, तो उसके पास कम मनी रह जाएगी टू लेंड टू अदर्स। तो ये दिस इज करेक्ट, इसमें ऑप्शन आपकी सेकंड आनी चाहिए, द कमर्शियल बैंक विल हैव लेस मनी टू लेंड। नेक्स्ट देखते हैं, द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन द हाउस ऑफ कॉमन इन लंदन। तो लंदन में ये बिल पहले एक्सेप्ट हुआ, उसके बाद इंडिया में जाके इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस को पास किया, और ये डे है आपका, देखें जरा, इट इज 4 जुलाई 1947। 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में हमारा जो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पास हो गया। इसकी कुछ डिटेल्स आपको और आप पढ़ सकते हैं कि 4 जुलाई को वो पास हो गया, रखा गया। उसके बाद 15 जुलाई को एक्चुअल में इट वाज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। 15 जुलाई को रखा गया वो बिल, कब, 4 जुलाई को, और पास कब हो गया, बाय 15 जुलाई। एंड इट रिसीव रॉयल असेंट, यानी वहां की क्वीन का असेंट इसको मिला 18 जुलाई 1947। तो ये आपको कुछ चीजें हैं जो आपको इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जो ब्रिटेन में कैसे पास हो रहा है उसके बारे में आपको जाननी चाहिए। नेक्स्ट, which among the following princely states of the British India had the highest territorial area? उस समय पे वो कह रहे हैं कि कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थी, हम डिस्कस करते हैं पॉलिटी के अंदर, कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थी जो रह गई थी, उसमें से सबसे बिगेस्ट जो थी दैट वाज हैदराबाद। हैदराबाद वाज द बिगेस्ट लार्जेस्ट इन एरिया। तो हैदराबाद जो है दैट वाज द लार्जेस्ट इन एरिया उस समय पे, इंडिया इंडिपेंडेंस के समय पे। उस्मान अली खान वाज इट्स लास्ट निजाम, वो उसके लास्ट निजाम थे। एंड बाद में हमने लिबरेट करवाया हैदराबाद को विद द पुलिस एक्शन, और वो उस दिन को हम मनाते हैं हैदराबाद लिबरेशन डे, दैट इज सितंबर 17 सितंबर इज हैदराबाद लिबरेशन डे, जब निजाम और उनके रूल का एंड हुआ, और इंडिया हैदराबाद आल्सो कम्स अंडर इंडियन टेरिटोरियल। नेक्स्ट देखें, what is the minimum age required to become a member of upper house in the parliament? upper house यानी राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज चाहिए आपको 30 इयर्स। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपको मिनिमम एज चाहिए 25 इयर्स। तो ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। प्रेसिडेंट की जो है उसकी उनकी एज एलिजिबिलिटी है 35 इयर्स। गवर्नर की भी एज एलिजिबिलिटी जो है वो 35 है। अगर हम विधानसभा की बात करें तो इट इज इक्विवेलेंट टू लोकसभा इन फंक्शनिंग एट, वो स्टेट लेवल पे है, तो विधानसभा की भी एज लिमिट है 25। अगर हम लोकल बॉडीज की बात करें यानी पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में, वहां पे एज एलिजिबिलिटी आती है 21 इयर्स। ये सारी एज एलिजिबिलिटीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच प्लैनेट इज क्लोजर टू सन? सबसे क्लोजर प्लैनेट कौन सा है? तो ये आपने बहुत बार याद किया भी होगा, मरकरी इज द क्लोजेस्ट। मरकरी के बाद आता है वीनस, के बाद आता है अर्थ, तो मरकरी इज द क्लोजेस्ट। तो ये आपके कुछ चीजें हैं जो आपको ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लैनेट्स के बारे में जाननी चाहिए, और उसके ऊपर क्वेश्चन आपका बनता है। जैसे कि नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन कौन सा है? नियरेस्ट जो अभी हमने बात की दैट इज मरकरी। तो फारदेस्ट, अगर नियरेस्ट ये है तो फारदेस्ट है नेपच्यून। अगर स्मॉलेस्ट प्लैनेट जो है दैट इज मरकरी, तो बिगेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर। बिल्कुल सही। अगर हॉटेस्ट प्लैनेट इज वीनस, अब ध्यान रखें कि नियरेस्ट जो है सन के दैट इज मरकरी, लेकिन हॉटेस्ट जो है वो वीनस हो रहा है, बिकॉज वीनस का एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा है जो हीट को ट्रैप करने में ज्यादा सक्षम है एज कंपेयर टू मरकरी, और उसमें हीट ट्रैप हो जाती है, इसलिए हॉटेस्ट प्लैनेट आपका जो है वो वीनस आता है, जबकि नियरेस्ट जो है वो मरकरी आता है। ध्यान रखें। कोल्डेस्ट प्लैनेट जो सबसे दूर है दैट इज नेपच्यून। नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ, अर्थ के सबसे पास कौन सा है, तभी अर्थ का ट्विन कहलाता है, दैट इज वीनस।
मॉर्निंग इवनिंग स्टार, ब्राइटेस्ट स्टार, ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट सॉरी, ये है वीनस। तो वीनस के ऊपर क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। अर्थ का ट्विन भी वही कहलाता है, ब्राइटेस्ट भी वही है प्लैनेट, जो मॉर्निंग इवनिंग स्टार भी वही है, तो ध्यान रखें। हॉटेस्ट भी वही है। प्लैनेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट जो है वो है सैटर्न। ओनली सैटेलाइट विद एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर पाया जाता है एक सैटेलाइट के ऊपर, दैट इज टाइटन। वो सैटेलाइट का नाम है टाइटन और वो सैटर्न की सैटेलाइट है। इसके अलावा रेड प्लैनेट जो है दैट इज मार्स, ग्रीन प्लैनेट जो है दैट इज यूरेनस, ब्लू प्लैनेट बिकॉज ब्लू दिखती है अर्थ दूर से तो अर्थ, क्लोजेस्ट स्टार ऑफ सोलर सिस्टम दैट इज प्रोक्सिमा सेंचुरी, एंड ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड द सोलर सिस्टम दैट इज सीरियस, इसको डॉग स्टार भी कहा जाता है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको डेफिनेटली आनी चाहिए इन द फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे देखेंगे। इन विच ईयर द फर्स्ट इंडियन फिल्म राजा हरीशचंद्र वॉज मेड। राजा हरीशचंद्र एक इंपॉर्टेंट मूवी है कहा जाता है। ये हालांकि मूवी जो थी ये इसमें वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, तो ये मूवी इंपॉर्टेंट है। कौन से साल में बनाई गई थी पहली मूवी, दैट इज इन 1913। ये मूवी जो है इट इज ऑफन कंसिडर्ड द फर्स्ट फुल लेंथ मूवी। इसमें इस समय पे साइलेंट फिल्म थी, तो बोलने वाली मूवी ये नहीं थी, इसमें बातचीत का नहीं था। तो ध्यान रखें, ये मूवी का काफी बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है। When did India play its first cricket test match? तो इंडिया का पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कब हुआ? अभी बिफोर इंडिपेंडेंस ही हो गया। तो बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया का फर्स्ट क्रिकेट मैच हुआ इन 1932। 1932 इंडिया की क्रिकेट टीम बिफोर इंडिपेंडेंस ही क्रिएट हो गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट। The Speaker of Lok Sabha can ask a member of House to stop speaking and let another member to speak. What is this known as? एक पर्सन को रोक के दूसरे पर्सन को बोलने की परमिशन दी जा सकती है, इस चीज को कहा जाता है यील्डिंग द फ्लोर। एक पर्सन को रोक के दूसरे पर्सन को जब पार्लियामेंट सेशंस हो रहे होते हैं तो बोलने के लिए किया जा सकता है परमिट, और इस चीज को कहते हैं यील्डिंग द फ्लोर। यील्डिंग द फ्लोर, ठीक है जी। तो यील्डिंग द फ्लोर का मतलब है द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडी कैन आस्क अ मेंबर टू स्टॉप स्पीकिंग एंड allocate the time to another member, वो किया जा सकता है, इसको कहते हैं yielding the floor. When the House of Parliament, लोक सभा और राज्यसभा is adjourned without naming a day for reassembly, it is known as, ध्यान रखें टर्मिनेशन के चार तरीके होते हैं टर्मिनेट करने के लिए एक सिटिंग को, जिसमें से एक तरीका है एडजर्नमेंट, एक तरीका है एडजर्नमेंट साइन डाई, एक प्रोरोगेशन और एक डेसोल्यूशन। और इसके अंदर यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए कि वो अगली तारीख या डेट बताए बिना अगर एडजर्न कर दी जाए मीटिंग को, तो उसको कहते हैं एडजर्ने साइन डाई। एडजर्ने साइन डाई, ठीक है। वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट रीअसेंबली की डेट बताए बिना जो है उस मीटिंग को टर्मिनेट कर दिया गया है। नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पे आपके ये चारों तरीके हैं जिससे एक मीटिंग को, सेशन को टर्मिनेट किया जा सकता है। एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट मोस्टली जब भी दिया जाएगा तो साथ में उसके साथ कोई समय या डेट या तारीख बताई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वो कह सकते हैं द सेशन इज एडजर्न फॉर 2 आवर्स, और 2 आवर्स बाद वो जो है दोबारा मीटिंग होगी, उस बात पे चर्चा होगी। या फिर द सेशन इज एडजर्न टिल 2nd of this month, तो वो उस मंथ तक वो जो है उसके ऊपर उसके बाद चर्चा होगी। एडजर्नमेंट साइन डाई कहता है कि उसको अगली तारीख या समय बताए बिना ही आपने इस मीटिंग को टर्मिनेट कर दिया। प्रोरोगेशन कहता है कि ना सिर्फ वो सिटिंग टर्मिनेट हुई है, वो सेशन भी टर्मिनेट हो गया। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि मोस्ट एक्सेप्टेड है कि इंडिया में 3 सेशंस होते हैं रेगुलर तौर पे, बजट, मॉनसून एंड विंटर सेशन। तो विंटर सेशन या बजट सेशन का आखिरी दिन जो है वो प्रोरोगेशन का दिन भी होता है, और ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। डिसोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि ना सिर्फ सिटिंग, ना सिर्फ सेशन, हाउस जो है वो ही कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया है। तो राज्यसभा में ऐसा नहीं होता, डिसोल्यूशन विल बी ओनली इन लोकसभा। तो आखिरी अपनी मीटिंग जो होती है लोकसभा की बिफोर उनका जो नेक्स्ट टेन्योर स्टार्ट होना हो, उसमें भी डिसोल्यूशन हर बार होती है, ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। पहली 2 चीजें जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर करते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि लोकसभा के अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो स्पीकर होते हैं, और राज्यसभा में प्रिजाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी एक सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मिक्सचर होता है। दूसरी भाषा में आप कह सकते हो कि पब्लिक एंटरप्राइजेस और प्राइवेट एंटरप्राइजेस ओनरशिप्स दोनों को प्रमोट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देख सकते हैं बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स आर इन्वॉल्व, ये भी करेक्ट हो सकता है इसके, ठीक है जी।
Who among the following was the first Indian women producer and director in the Indian cinema? पहली women जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बनी उनको खिताब जाता है फातिमा बेगम जी को। फातिमा बेगम जी पहली विमेन बनी जो जिन्होंने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की तरह वर्क किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही में कुछ और हमने अपने पार्ट 2 में भी डिस्कस करवाया था कुछ फर्स्ट विमेन जो जिन्होंने वर्क किया। उसी प्रकार से हम अब आपके वो मूवी का नाम भी आपको बता देते हैं, बुलबुल ए परिस्तान। 1926 में इन्होंने अपनी पहली मूवी जो है डायरेक्ट की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाम है इनका फातिमा बेगम। तो हम अब डिस्कस कर देते हैं कुछ और फर्स्ट फीमेल जो इंडिया के अंदर जिन्होंने कंट्रीब्यूशन की है और उनको कोई ना कोई खिताब मिला है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट इंडियन विमेन टू बिकम मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड जो बने वो रीता फारिया जी थे, पहले विमेन जो बने इंडिया से। फर्स्ट यूनिवर्स जो मिस यूनिवर्स बने सुष्मिता सेन जी। फर्स्ट इंडियन विमेन टू गेट अशोक चक्र ये बने हैं नीरजा भानोत जी। इसके ऊपर मूवी भी एक बनी है अगर आपको पता हो। फर्स्ट विमेन आईएएस ऑफिसर तो ये बने हैं अन्ना राजन मल्होत्रा जी। फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी जी, ये भी फेमस है बहुत ज्यादा। फर्स्ट विमेन चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी, ये भी आपको नाम याद रखना है, रोज खारबुली जी। फर्स्ट इंडियन विमेन टू गेट भारत रत्न इंदिरा गांधी जी। फर्स्ट इंडियन विमेन म्यूजिशियन टू गेट भारत रत्न, वेरी इंपॉर्टेंट, इनका क्वेश्चन आता है आर्ट एंड कल्चर में, सुब्बलक्ष्मी जी। फर्स्ट इंडियन विमेन टू गेट बुकर प्राइज तो ये है अरुंधति रॉय, फॉर द बुक भी आपको पता होना चाहिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। एंड फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट साहित्य अकादमी अवार्ड, इंपॉर्टेंट, अमृता प्रीतम जी, वेरी इंपॉर्टेंट। और इनकी किताब जो इनकी पोएट्री थी दैट वाज सुनहरे इन पंजाबी, तो इंपॉर्टेंट। तो ये आपको जो है फर्स्ट वुमेन के कुछ अवार्ड या उनको कोई खिताब मिले हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए इंडिया के परस्पेक्टिव में। ठीक है जी। तो ये रहा हमारा टॉपिक रिगार्डिंग पार्ट 3 रहा आज का हमारा। अगर आपने हमारे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं अभी तक देखे तो वो भी आपको हेल्प करेंगे फॉर योर लास्ट मिनट प्रिपरेशन इन द जीएस सेक्शन फॉर PSSSB के सारे एग्जाम, यानी पंजाब के सारे एग्जाम्स में ये आपको क्वेश्चन आंसर्स और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैं डिटेल्स दे रही हूँ वो काम आएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।